दोस्तों, ये सीरीज का वॉल्यूम 2 है और अगर आपने वॉल्यूम 1 नहीं देखा है तो उसे चेक कर लें क्योंकि आपको वीडियो सही से समझ नहीं आएगी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पिछला केस एक चिलिंग सीन के साथ एंड होता है जहां हिडाका हारुका के फादर से मिलता है, जो शॉक्ड है ये सुन के कि उसकी बेटी ने 30 साल पहले जिस पर्सन के बारे में बताया था वो सच निकला। और एक ईवल स्माइल के साथ हिडाका उसके साथ बिजनेस पे लग जाता है। फिर सीन वापस 5th सेक्शन के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पे शिफ्ट होता है और इतेत्सु एक नया कार्ड निकालता है। ये कार्ड ब्यूटीफुल एंजल ऑफ डेथ यानी माइजो शिजुका का था। वो साइमन हॉस्पिटल सीरियल पॉइजनिंग केस की कल्प्रिट थी। हिडाका उसे केस की सभी डिटेल्स अच्छे से समझा देता है। अक्टूबर 2009 को साइमन हॉस्पिटल में माइजो शिजुका ने मसल रिलैक्सेंट वैक्यूरोनियम को 4 पेशेंट के आईवीज में मिलाकर उन्हें मार दिया था। लेकिन इस केस के लाइट में आने के पहले और भी सस्पिशियस डेथ्स हुई थी जिनकी जांच पड़ताल नहीं हो पाई थी क्योंकि हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें नेचुरल डेथ्स बताकर एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। देखा जाए तो उसके विक्टिम्स का टोटल नंबर 50 होना चाहिए था। और अगर ये सच है तो शिजुका जापान की ग्रेटेस्ट मास मर्डरर्स में से एक है और ये बात उसे एक वर्दी अपोनेंट बनाती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस पेशेंट से तुम्हारी कॉन्शियसनेस स्वैप होगी, और अगर तुम उसे रोकने में सफल हुए तो कई विक्टिम्स की जान बच जाएगी। तो क्या तुम तैयार हो? इतेत्सु कहता है कि इस बार मैंने हॉस्पिटल के पूरे मैप और लेआउट को याद कर लिया है, इसीलिए मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट है। मैं सारे एविडेंस को पहले ही कब्जे में ले लूंगा और जितनी हो पाएंगी उतनी लाइव्स बचा लूंगा। हिडाका कहता है कि मेरे लिए कितनी शर्म की बात है कि मैं तुम्हें पास में बवाल करते हुए नहीं देख पाऊंगा। ऑलराइट, फिर से गुड बाय और वापस जरूर आ जाना। इसके बाद हिडाका उसे एक बैंग के साथ टाइम में पीछे भेज देता है। इतेत्सु 2009 में अपनी आंखें हॉस्पिटल में एक विक्टिम की बॉडी के अंदर खोलता है। उसे बेड पे टॉयज दिखते हैं। वो बेड से जैसे ही नीचे उतरने के लिए पैर रखता है वो मुंह के बल गिर जाता है क्योंकि वो एक बच्चे की बॉडी के अंदर होता है। उसके पास एक नर्स आती है और उसे हिनो कुन कह के पूछती है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम मुझे बोल सकते थे, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सारा ब्लेम मुझ पे डाल दिया जाएगा। इतेत्सु उसे देख के तुरंत पहचान जाता है कि ये तो शिजुका है। वो मन ही मन बोलता है कि वो उसे अब सक्सेसफुल नहीं होने देगा। वो बहाना बनाता है कि ग्राउंड बहुत ठंडा था इसलिए वो पैर रखने के बाद गिर गया। इस बात पे बाकी पेशेंट उसका मजाक बनाते हैं और शिजुका कहती है कि मेरे पास दुनिया भर का टाइम नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज मेरा टाइम खराब करना बंद कर दो। इतेत्सु वहां से निकल के लॉबी में चला जाता है। वो ये नोटिस करता है कि वो हिनोशोटा की बॉडी में है, जो कि 9 साल की एज में ही इकलौता चाइल्ड विक्टिम बन गया था। वो सोचता है कि अगर शिजुका इतनी घटिया है कि एक बच्चे की भी जान ले ले तो वो उसे एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ सकता। लेकिन बाकी के विक्टिम्स बहुत ही एजेड थे, तो अच्छा हुआ कि वो एक बच्चे की बॉडी में है। और वो अपनी बॉडी की कैपेसिटी को चेक करने के लिए तेजी से दौड़ने लग जाता है। रास्ते में उसे हिनो की मदर रोक लेती। वो उससे कहती है कि तुमको तो बल्कि दौड़ना ही नहीं चाहिए। इतेत्सु बहाना बनाता है कि वो बस स्मोक्स लेने के लिए वेंडिंग मशीन तक भाग रहा था, जिसपे उसकी माँ सरप्राइज हो जाती है। वो कहता है कि वो जल्दी में है माँ, जिसपे वो सरप्राइज होकर कहती है कि तुम तो हमेशा मुझे मम्मी कहते हो, ये माँ कहाँ से आ गई। तभी अचानक एक रूम से डिस्टर्बिंग आवाज आती है और जब इतेत्सु उस कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एक पेशेंट उत्सुई बहुत बुरी कंडीशन में होता है। उसके मुंह से ढेर सारा खून निकल रहा होता है। नर्स उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो तुरंत ही मर जाता है। उत्सुई का नाम सुन के इतेत्सु समझ जाता है कि ये वन ऑफ द विक्टिम्स में से एक है जिसे शिजुका ने मार दिया था। लेकिन मसल रिलैक्सेंट वैक्यूरोनियम को आईवीज में मिलाने से इस तरह खून बाहर नहीं आना चाहिए था, जिसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। फिर अगले सीन में इतेत्सु लॉन्च में बैठा होता है। वहाँ कुछ और भी पेशेंट्स न्यूज देख रहे होते हैं। इतेत्सु न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उनकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। डेट होती है 2009 सितंबर 17। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम न्यूज़पेपर कब से पढ़ने लग गए, तुम्हें फीवर है क्या? उधर एक पेशेंट बोलती है कि तुमने सुना क्या, इस बार उत्सुई सान की डेथ हो गई। जिसपे दूसरी पेशेंट कहती है कि लास्ट वीक में 2 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम्स को हॉस्पिटल वालों ने पहले ही जला दिया था, इसीलिए लास्ट वाले विक्टिम की कंडीशन देख के उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद ये किसी तरह का पॉइजन है। वो सोचता है कि एक बच्चा हो के अगर वो शिजुका पे इल्जाम लगाएगा तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसे उसकी क्राइम करते टाइम पिक्चर लेनी होगी। अगर उसे कहीं से स्मार्टफोन मिल जाए तो काम बन सकता है। इतेत्सु हिनो की माँ से कहता है कि उसे एक स्मार्टफोन चाहिए, जिसपे वो कहती है कि तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम क्या करोगे फोन लेकर, लेकिन तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वो उसे एक फुटबॉल देती है जिसमें उसके सॉकर क्लब के मेंबर्स ने बेस्ट विशेस लिखी हुई थी। ये देख इतेत्सु सोचता है कि अगर इतना एनर्जेटिक बच्चा हॉस्पिटलाइज हो गया है
तो इसका मतलब उसे ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए। वो अपनी डिजीज के बारे में सोचता है, तभी उसकी मदर को ऑफिस से कॉल आ जाता है। इसकी वजह से वो वहां से चली जाती है। उधर एक ओल्ड लेडी जिसका नाम अकाय हारू होता है, वो व्हील चेयर पर होती है। इतेत्सु के पास आकर उसको जूस पीने के लिए बुलाती है, जिसपे इतेत्सु उसे देख के पहचान जाता है कि ये केस की लास्ट विक्टिम है जिसमें वैक्यूरोनियम एक्चुअली में डिटेक्ट हुआ था, और उसने मरने से पहले शिजुका की वॉच अपने हाथ में पकड़ के रखी थी। और बाद में ये भी खुलासा हुआ था कि वैक्यूरोनियम की कई खाली बोतल शिजुका ने डिस्पोज की थी, और क्राइम का टाइम भी हर केस में कुछ बॉडी से पता चला था। हर बार डेट और टाइम वही था जब शिजुका पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे थी, और इन्हीं सब सर्कमस्टांसेस की वजह से शिजुका को डेथ सेंटेंस मिला। इतेत्सु सोचता है कि अभी भी टाइम है, इस ओल्ड लेडी को बचाया जा सकता है। जूस ऑफर करने पर वो कहता है कि वो ब्लैक लेगा, जिसपे ओल्ड लेडी शॉक होकर कहती है कि तुम्हारा मतलब ब्लैक कॉफी, ये तो बड़े लोग पीते हैं। जिसपे इतेत्सु अपनी बात पलट के कहता है कि नहीं नहीं, उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क चाहिए। वो सोचता है कि अगर वो बच्चे की तरह बिहेव नहीं करेगा तो उस पे सबको शक हो जाएगा। ओल्ड लेडी उसे पूछती है कि तुम्हारी सर्जरी शायद 3 दिन में होने वाली है, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतेत्सु समझ जाता है कि सर्जरी के बाद वो जरा सा भी मूव नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसके पास अब टाइम नहीं बचा है और उसे जल्दी ही शिजुका को रंगे हाथों पकड़ना होगा। पीछे से और बच्चे आ जाते हैं और ओल्ड लेडी को बोलते हैं कि सिर्फ शोटा को ही जूस क्यों मिला, बल्कि जूस तो हम सबको मिलना चाहिए। जिसपे हारू उन सभी को जूस ऑफर करती है। तभी वहाँ शिजुका आ जाती है और हारू को डांटने लग जाती है। उसका रूम जब इस फ्लोर पर नहीं है तो वो इन बदमाश बच्चों को क्यों खिलाने यहाँ आ जाती है। ये बच्चे जानवर की तरह है, तो इन्हें कुछ ना ही खिलाया जाए तो बेहतर है। ये सुन के बाकी पेशेंट भी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि एक नर्स को एकदम पोलाइट होना चाहिए। बच्चे वहां से डांट खा के बिना जूस ले निकल जाते हैं और सब शिजुका को गरिया रहे होते हैं, क्योंकि सब उसकी वजह से ही हुआ था। इतेत्सु सोचता है कि शिजुका ने कैसे हिम्मत की, इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी सारी किलिंग्स में से लास्ट 4 के लिए ही उसे प्रोसिक्यूट किया गया था, क्योंकि बाकी विक्टिम्स के बारे में तो पुलिस को उनकी इलनेस या उनकी किलिंग के ऑर्डर का कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला। ऊपर से इतेत्सु को हिनोशोटा की इलनेस के बारे में भी नहीं पता था, और अगर वो बाकी बच्चों से पूछेगा तो शायद कहीं उन्हें और शिजुका को उस पर शक ना हो जाए। वो एक बच्चे से बात स्टार्ट करने के लिए उसके वीडियो गेम के बारे में पूछता है और उसे गेम में सही अटैक करने को बोलता है, जिसकी वजह से वो बच्चा जीत जाता है। वो बच्चा उसे गेम का एक्सपर्ट कहता है, जिसपे इतेत्सु कहता है कि बचपन में अपने भाइयों के साथ वो ये गेम खेला करता था। वो बच्चे कंफ्यूज होकर कहते हैं कि तुम तो अभी भी बच्चे हो, जिसपे इतेत्सु बात घुमा के कहता है कि वो गेम इसका पिछला वर्जन था। लेकिन तभी इतेत्सु कुछ नोटिस करता है और उस बच्चे से वो गेमिंग कंसोल छीन लेता है और कहता है कि ये उसके काम की चीज है। फिर सीन शिफ्ट होता है नर्स स्टेशन की तरफ, जहाँ हेड नर्स शिजुका से पूछती है कि उत्सुई की इंचार्ज तुम थी ना। वो भले ही बहुत बीमार था, लेकिन जिस तरह से उसकी डेथ हुई वो बहुत ही सस्पिशियस थी और फ्रीक्वेंटली कई पेशेंट्स मर रहे हैं। क्या तुमने पिछले साल की तरह इस बार भी डोजेज में गलती कर दी? जिसपे शिजुका पूरी तरह से मना कर देती है। हेड नर्स कहती है कि तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो, तुम ऑलरेडी एक बार गड़बड़ कर ही चुकी हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। क्या तुम थोड़ी अवेयर हो के काम नहीं कर सकती? अभी पीछे से डायरेक्टर आ जाता है और वो हेड नर्स को वहां से जानने को कहता है, जिसके बाद वो शिजुका को स्टोर रूम में ले जाता है। वहां वो उससे कहता है कि उसे एनोनिमस पेशेंट से एक रिपोर्ट मिली थी, जिसमें लिखा था कि तुम आधी रात को किसी पेशेंट के आईवी में कुछ मिला रही थी। जिसपे शिजुका शॉक्ड होकर उस पेशेंट का नाम पूछती है। डायरेक्टर कहता है कि देखो, मैं पर्सनली बिलीव नहीं कर रहा हूँ, हो सकता हो कि कोई मिस्टेक हो गई हो, लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि तुम केयरफुल रहो। मैं पर्सनली उत्सुई की डेथ को बस बीमारी बता के कवर अप कर लूंगा और उसकी फैमिली को भी कन्विंस कर लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ, जिस तरह मैंने तुमको पिछली बार किया था। इतेत्सु अलमारी के ऊपर से सब देख के समझ जाता है कि शिजुका मर्डर करती है और ये डायरेक्टर उसे बचा लेता है। उधर प्रेजेंट में हिनोशोटा इतेत्सु की बॉडी में हिडाका के साथ गन से खेल रहा होता है और पहली बार रियल पिस्टल पकड़ने के बाद वो एक्साइटेड हो रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वो एक अडल्ट की बॉडी में फ्यूचर में आ गया है, और हिडाका को भी यकीन नहीं होता कि इतेत्सु एक बच्चे की बॉडी में जाके फंस गया था। हिनो खुश था कि इस तरह से उसे सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी। हिडाका कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें असली फियर का टेस्ट देता हूँ, जिसके कंपैरिजन में सर्जरी तो कुछ भी नहीं है। उधर पास में शिजुका एक पेशेंट के पास उसका आईवी चेक कर रही थी और पीछे से इतेत्सु उसे फॉलो करते हुए रूम में आ गया था। वो वही गेमिंग कंसोल निकालता है जो उसने बच्चे से छीना था और उसके स्पीकर पे उसने गम चिपका दिया था, जिससे शटर की आवाज ना आए। कैमरे की क्वालिटी भले ही अच्छी नहीं थी, लेकिन सबूत के लिए इतना काफी था। जब शिजुका वहां से चली जाती है तो इतेत्सु पेशेंट के पास जाके आईवी के पाइप में गांठ बांध देता है, जिससे पॉइजन उसी में रह जाए और बाद में उसकी जांच हो सके। इतेत्सु ये सब करके चुपके से वहां से निकल जाता है, लेकिन अचानक से शिजुका उसे देख लेती है। वो वहां से तेजी से भागता है, लेकिन तभी उसके सीने में दर्द होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि हिनो को हार्ट में दिक्कत है। वो जल्दी से अपने बेड पे चला जाता है और तभी वहां अचानक से शिजुका आ जाती है। वो उससे इतनी स्वेटिंग का रीजन पूछती है। उसे लगता है कि हिनो की तबीयत ठीक नहीं है, जिसपे वो उसको
उसको आईवी के थ्रू एंटी एरिथमिक ड्रग देने को बोलती है। ये सुन के तेत्सु की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो उससे कहता है कि वो ठीक है, बस उसे नींद नहीं आ रही थी। शिजुका उसके हाथ में वीडियो गेम कंसोल देख के समझ जाती है कि इसी की वजह से इसको नींद नहीं आ रही है और वो उसका वीडियो गेम कंसोल छीन लेती है। इतेत्सु उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी सर्जरी की बात कह के उसको वहीं रोक देती है। इतेत्सु परेशान हो जाता है कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वो फिर वहीं जाकर फंस गया और वहीं दूसरी पेशेंट उसे नोटिस कर रही होती है। अगली सुबह हम कई हॉस्पिटल स्टाफ को भागते हुए देखते हैं। बाकी पेशेंट उनसे इतना पैनिक होने का रीजन पूछते हैं जिसपे हॉस्पिटल स्टाफ उन्हें वापस रूम में भेजने लगते हैं, लेकिन इतेत्सु जबरदस्ती अंदर वार्ड में घुस जाता है और वहां पे वो बहुत ही भयंकर सीन देखता है। हर तरफ पेशेंट्स ब्रूटली मर रहे होते हैं, उनकी आंख, नाक, मुंह और से खून निकल रहा होता है। इतेत्सु ये सब देख के चौंक जाता है। तभी पीछे से डायरेक्टर वहां आ जाता है और इतेत्सु को बाहर भेजने का ऑर्डर देता है। उसे लगा था कि आईवी को बांधने से वो पेशेंट नहीं मरेगा, लेकिन यहाँ तो सब मर रहे थे। वो चिल्ला के उन सभी पेशेंट्स की आईवी चेक करने को बोलता है। हेड नर्स डायरेक्टर को बोलती है कि अब मामला हाथ से एकदम निकल गया है, इसलिए हमें अब पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से अगर हम उसे हर बार बचाते रहेंगे तो ये हॉस्पिटल एकदम खत्म हो जाएगा। डायरेक्टर उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है, क्योंकि अगर ये बात पब्लिक हो गई तो सब फंसेंगे। हेड नर्स कहती है कि ठीक है, चिंता मत करो, वैसे भी वो पेशेंट ऑलरेडी मरने की कगार पे था और उन्होंने अननेसेसरी लाइफ ट्रीटमेंट के फॉर्म पर साइन भी किया था। हम लोग कुछ बीमारी का बहाना बना के मामले को रफा दफा कर देंगे। जिसके बाद डायरेक्टर रूम को पहले जैसा साफ करने का ऑर्डर दे देता है। बाहर इतेत्सु स्टाफ से सीरियल किलर की बात करता है, जिसपे स्टाफ उसे सीरियस नहीं लेता और उसे वापस जाने को कहता है। एक तो उसके पास वीडियो गेम कंसोल नहीं होता है, ऊपर से शोटा की सर्जरी भी 2 दिन बाद होने वाली। पीछे से उसकी रूममेट आती है। वो बताती है कि लास्ट नाइट जिस नर्स ने तुम्हारी वीडियो गेम ली थी उसने मेरी भी एक इंपॉर्टेंट चीज लेकर रूम में रख दिया था, तो चलो हम लोग साथ में चलकर चुपके से वहां से अपना सारा सामान वापस ले लेते हैं। फिर वो दोनों साथ में उस रूम में घुसने की कोशिश करते हैं। शिजुका शायद उस समय नाइट शिफ्ट पे नहीं थी, इसलिए वो बहुत ही अच्छा मौका था एविडेंस चुराने का। वो लड़की अंदर से उसका वीडियो गेम लेकर बाहर आती है और उसको अपना टेडी बियर भी दिखाती है, जो कि गंदा और अनहाइजेनिक होने की वजह से शिजुका ने उससे ले लिया था। इतेत्सु उस वीडियो गेम को खोल के उसमें फोटोज चेक कर रहा होता है। उधर से उस लड़की को पीछे कोई आवाज आती है। इतेत्सु को वो इमेज मिल जाती है, जिसे देखकर उसे शिजुका की लापरवाही पे बड़ी खुशी होती है, लेकिन तभी वहां से वो लड़की गायब हो जाती है और इतेत्सु उसे खोजते हुए वापस रूम में जाता है तो वो लड़की उसे बेहोश मिलती है। उसे रूम के बाहर कोई भागते हुए दिखाई देता है तो वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है। बाहर उसे हारू व्हील चेयर से गिरी हुई मिलती है। इतेत्सु उसे उठाता है तो वो उसे बताती है कि कोई अननोन पर्सन उससे टकरा गया था, जिसकी वजह से वो गिर गई। लेकिन वो उससे इतनी रात में कॉरिडोर में होने का रीजन पूछती है, जिसपे इतेत्सु पलट के सेम क्वेश्चन उससे करता है। हारू कहती है कि जब तुम ओल्ड हो जाओगे तो तुम्हें बार बार बाथरूम जाने की जरूरत पड़ेगी। इतेत्सु उससे कहता है कि चलो कम से कम आपको चोट तो नहीं लगी, लेकिन क्या आपसे जो इंसान लड़ा था वो कहीं शिजुका तो नहीं थी? हारू कहती है कि अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो पर्सन बहुत ही फास्ट था। पास में एक घड़ी पड़ी होती है जिससे वो उठा के इतेत्सु को दिखाती है। वो समझ जाता है कि ये वही घड़ी है जो हारू ने मरने के पहले हाथ में पकड़ी थी। लेकिन क्या शिजुका ने यहीं पे ये घड़ी गिराई थी? क्या वो छुट्टी के दिन भी पेशेंट्स को मार रही है? ये जानते हुए भी कि इस काम में इतना खतरा है, वो सबकी जान के पीछे कैसे पड़ सकती है? कुछ तो ऐसी बात है जो उसके समझ में नहीं आ रही थी। वो ये सब सोच रहा होता है कि हारू उसे वापस रूम में जाने को बोलती है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसके फेलो पेशेंट पर शिजुका ने अटैक किया था। जिसके बाद वो लोग उस लड़की के पास जाते हैं। वो बताती है कि रूम में आवाज आने की वजह से जब वो वहां चेक करने गई तो किसी ने उसको पीछे से पकड़ के उसका मुंह कवर कर दिया। स्टाफ उसे कहता है कि तुम्हें कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, जिसपे इतेत्सु उसे अच्छे से चेक करने को बोलता है। तो वो स्टाफ अपने आप को इंटर्न बोलकर वहां से निकल लेता है। इतेत्सु चिल्लाता है कि उस पर शिजुका ने अटैक किया था और उसने कई लोगों को मार दिया है। इस पे वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और हारू कहती है कि मैं इस हॉस्पिटल में काफी टाइम से एडमिट हूँ और मैंने उसके बारे में रूमर्स सुने हैं। शायद ये 1 साल पहले की बात है जब शिजुका ने किसी पेशेंट को मेडिसिन का ओवरडोज दिया था। इसकी वजह से उस पेशेंट की डेथ हो गई थी, लेकिन बाद में डायरेक्टर ने उसे कवर अप कर लिया था। ये बात सुन के इतेत्सु को भी याद आ जाता है कि डायरेक्टर ने भी उसे बचाने की बात कही थी। हारू कहती है कि लेकिन तब से वो पूरी मेहनत कर रही है कि उससे दोबारा मिस्टेक ना हो और वो एकदम स्ट्रिक्ट रहती है, जिससे उसके अंदर पेशेंट्स को लेकर प्रोटेक्शन वाली फीलिंग दिखती है। इसीलिए शिजुका ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अच्छी बात है कि तुम बेटर फील कर रहे हो, क्योंकि तुम पहले कहते थे कि सर्जरी कराने से अच्छा कि तुम मरना पसंद करोगे, लेकिन जब से तुम ये डिटेक्टिव वाला गेम खेल रहे हो तब से तुम्हें डरने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इतेत्सु उसे एविडेंस दिखाने की सोचता है, लेकिन रुक जाता है क्योंकि उसको इन्वॉल्व करने से उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। अगली सुबह हिनो की माँ उसे बताती है कि कल तुम्हारी सर्जरी है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो सोचता है कि ये वीडियो गेम वो मम्मी को दे देगा और वो ये पुलिस को दे देगी, लेकिन क्या इससे काम हो जाएगा?
कोई चीज तो मुझे समझ नहीं आ रही है। अभी वहाँ शिजुका एंटर करती है। वो उसकी माँ को डॉक्टर के पास जाने को बोलती है। उसके बाद वो इतेत्सु को डांटती है कि इतना मना करने के बाद भी तुम फिर से वीडियो गेम खेलने लगे। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो इधर उधर झांकना बंद करो। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। इतेत्सु फ्लैशबैक के सारे इवेंट सोचता है और उसके बाद वो फुटबॉल पर कुछ लिखने लग जाता है। बाकी बच्चे उसे देख के सरप्राइज होते हैं कि वो इनकरेजमेंट के लिए कुछ लिख रहा है। और फिर हम बॉल का क्लोजअप देखते हैं जिसपे लिखा होता है शोटा लिव स्ट्रॉन्ग गुडाई तेत्सु। और वो रात उसके पास आखिरी रात होती है। फिर उस रात हम किसी को वॉर में एंटर करते हुए देखते हैं। वो कल्प्रिट पेशेंट की आईवी में पॉइजन इंजेक्ट करने वाला ही होता है। तभी वहां तेत्सु टॉर्च लेके आ जाता है और तभी रिवील होता है कि असली कल्प्रिट हारू होती है। वो उसको रुकने के लिए कहता है जिसपे वो कहती है कि मैं कहाँ कल्प्रिट हूँ, मुझे यहाँ से फनी आवाज आ रही थी तो मैं यहाँ चेक करने आ गई। और यहाँ ये सिरिंज भी गिरी हुई थी जिसपे इतेत्सु उसके व्हील चेयर के बारे में पूछता है। उसपे वो कहती है कि आज उसके पैर बेटर फील हो रहे हैं। इतेत्सु कहता है कि इसका मतलब कल भी तुम्हारे पैर बेटर फील हो रहे होंगे क्योंकि तुम बहुत तेजी से भाग रही थी और फिर गिरने का नाटक करने लगी। हारू कहती है कि लेकिन वो तो शिजुका थी जो भाग रही थी। जिसपे तेत्सु कहता है कि नहीं, वो फुटस्टेप्स की आवाज एकदम अलग थी और शिजुका की चलने की आवाज मुझे अच्छे से पता है जो कि उस दिन नहीं थी। इसके काउंटर में हारू कहती है कि हो सकता हो शिजुका ने दूसरे शूज पहने हो और मैं तो वैसे भी बाथरूम जा रही थी जब कल का इंसिडेंट हुआ था। इतेत्सु कहता है कि जब तुम्हारे फ्लोर पर बाथरूम है तो तुम इस फ्लोर पे क्यों आई, और जहां तुम गिरी थी वहां तो कोई बाथरूम भी नहीं था और उस डायरेक्शन में सिर्फ सीढ़ियां ही हैं जिसपे तुम व्हीलचेयर से जा भी नहीं सकती थी। ये सब तुम्हारी बनाई हुई कहानियां थी जिससे तुम सारा इल्जाम शिजुका पे डाल दो। मुझे हमेशा से ही कुछ गड़बड़ लगती थी क्योंकि क्राइम हमेशा आईवी के थ्रू ही होता था और सभी को लगता था कि हॉस्पिटल का ही कोई स्टाफ कल्प्रिट है। लेकिन केस फाइल में मैंने एक चीज पढ़ी थी कि तुम एक फार्मा कंपनी में रिसर्चर थी, इसीलिए तुम्हें ड्रग्स का इतना नॉलेज था। हारू मेस्मराइज होके उससे पूछती है कि तुम सही में हीरो शोटा हो क्योंकि तुम मेरा पास्ट भी जानते हो। इतेत्सु एक फोन उठा के कहता है कि अब मैं पुलिस को कॉल करूंगा क्योंकि आधी कन्फेशन तो तुमने कर ही ली है। लेकिन तभी हारू उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे फोन छीन लेती है। लेकिन तभी हारू उसका हाथ पकड़कर फोन छीन लेती है। वो कहती है इस वार्ड में वैसे भी बीमार बूढ़े पेशेंट भरे हैं, तुम जितना भी बवाल कर लो कोई भी तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएगा, यहाँ तक कि नर्स भी नहीं आएगी। इतेत्सु पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। हारू कहती है मैं बस एक एल्डरली पेशेंट हूँ जिसे स्टेज 4 कैंसर है और मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, इसीलिए मैं ये पावरफुल मसल इनहेंसर्स लेती हूँ और अपने सपनों को रियलिटी में बदलती हूँ। ये कहकर वो कई टैबलेट्स एक साथ खा लेती है। इतेत्सु अपना हाथ पटक के उससे पूछता है लेकिन क्यों, तुम तो काइंड हारू चान हो जो बच्चों से अच्छे से रहती है, इसका मतलब वो सब एक झूठ था, तुम बस शोटा की केयर करने का बहाना बनाती रही और पीठ पीछे उसे मारने की साजिश रचती रही। हारू कहती है कि तुम मुझे किलर की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो, मैं तो ये सब सफर कर रहे पेशेंट्स को मुक्ति देने के लिए कर रही हूँ क्योंकि हॉस्पिटल बूढ़े बीमार लोगों को ना मरने देता है ना जीने देता है, क्योंकि जितना लंबा इलाज चलेगा उतनी इनकी कमाई होगी। जिसपे तेत्सु कहता है कि मुक्ति, वो लोग इतनी बुरी मौत मरे थे। हारू कहती है कि ये कुछ नहीं था बल्कि मैंने उन्हें लॉन्गर सफरिंग से फ्री किया है। इस ड्रग से तुम इफेक्ट का टाइम चेंज कर सकते हो, कोई भी ऑर्गन फेलियर स्पीड अप कर सकते हो और भी पॉसिबिलिटीज है जिसपे मैं रिसर्च कर रही हूँ। मुझे एक परफेक्ट ड्रग बनाना है और यही मेरा फाइनल ड्रीम है। इतेत्सु बोरा के कहता है कि तुमने लोगों को गिनी पिग की तरह यूज किया, तुम्हें बल्कि अपनी रिसर्च के लिए टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए थे और फिर आखिरी में तुम सुसाइड करके शिजुका को फंसाकर चली गई। लेकिन तुमने उसको ही क्यों फंसाया, तुम्हारी वजह से फ्यूचर में उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी। हारू उसके इतने फ्यूचर के नॉलेज को देखकर शॉक हो जाती है। वो कहती है कि जब जब मैं बच्चों के साथ होती थी तब शिजुका आकर इंटरफेयर कर देती थी, इसलिए मैंने उस दिन एक झूठी रिपोर्ट लिख दी क्योंकि उसने गलती से पहले भी एक पेशेंट की जान ले ली थी और मैं वैक्यूरोनियम की खाली बॉटल्स उसके लॉकर में भरने के बाद उसकी चुराई हुई घड़ी लेकर मरूंगी क्योंकि बड़े लोगों के साथ सही से बिहेव ना करने के लिए उसकी यही सजा है। तभी तेत्सु अपना मुंह ऊपर करके कहता है कि तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल लिया क्योंकि मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है और अब मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है तुम्हें कल्प्रिट साबित करने के लिए। हारू उसके हाथ में वीडियो गेम देख के उसको छीनने के लिए आगे बढ़ती है। इतेत्सु उसे डॉज करके रूम से बाहर निकल जाता है। वो उसे एक बूढ़ी पेशेंट समझ के अंडर एस्टिमेट कर रहा था। वो सीधे नर्स स्टेशन की तरफ भागता है जहां उसके सामने हारू आ जाती है। वो उसे कहती है कि इतने टाइम में मैंने हॉस्पिटल के सारे रास्ते याद कर लिए हैं, यहाँ तक कि स्टाफ के शॉर्टकट्स भी मुझे पता है। इतेत्सु स्लाइड करके उसके नीचे से निकल जाता है। वो सीधा रिसेप्शन पे पहुंचता है पर वहां कोई नहीं होता है। वो जल्दी से फोन की तरफ कूदता है लेकिन हारू उसका पैर पीछे से पकड़ लेती है और उसे जमीन पे गिरा देती है। वो उसको पकड़ के उसको एक इंजेक्शन देने ही वाली होती कि इतेत्सु तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर उसको पटकने जाता है, लेकिन तभी उसके सीने में दर्द होने लग जाता है और वो वहीं बैठ जाता है। और मौका पाके हारू उससे पीछे से इंजेक्शन देने वाली होती है
कि वहां शिजुका आ जाती है और उन्हें उस हालत में देख लेती है। इतेत्सु उसे तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करने को कहता है, लेकिन हारू उसे पकड़ लेती है और कहती है अगर इस बच्चे को बचाना चाहती हो तो ये इंजेक्शन अपने लगा लो, जिससे मुझे इसका रिजल्ट पता चल जाए। तो जल्दी करो, नहीं तो मैं इस बच्चे को इंजेक्शन लगा दूं। शिजुका कहती है कि इतने इंसिडेंट्स होने के बाद मैंने अपनी नाइट पेट्रोल्स को डबल कर दिया है और मैं सभी पेशेंट्स के आईवीज चेक करती हूँ, लेकिन क्या सही में तुमने ये सब क्राइम्स किए हैं? हारू कहती है कि हाँ किए हैं, तो उससे क्या, अब जल्दी से इंजेक्शन लगा लो वरना इसे लगा दूंगी। शिजुका कहती है कि हीनो मैं इसीलिए तुमको मना करती थी, और हारू अगर मैं ये इंजेक्शन लगा लूंगी तो क्या तुम सच में से छोड़ दोगी? हारू उसका ये नेचर देख के हैरान हो जाती है, जिसपे शिजुका कहती है कि एक नर्स की जॉब होती है दूसरे लोगों की जान बचाना, लेकिन मुझसे गलती से एक पेशेंट की जान चली गई थी जिसका पछतावा मैं आज तक कर रही हूँ, इसलिए अगर आज एक बच्चे को बचाने में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कह के शिजुका अपने इंजेक्शन लगाने ही वाली होती है कि पीछे से कोई फुटबॉल को हारू के सर पर दे मारता है। वो पीछे पलट के देखती है तो वहां वही लड़की होती है। हारू उसे भी मुक्ति देने का सोचती है, लेकिन वो अपने साथ एक सिक्योरिटी गार्ड को भी लेकर आई होती है। ये देख के हारू का ध्यान भटक जाता है और इतेत्सु अपनी पूरी ताकत लगा के उसे पटक देता है और तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड हारू को पकड़ लेता है। शिजुका तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देती है। हारू एक बच्चे को अंडर एस्टिमेट करने के चक्कर में फाइनली हार जाती है और आखिर में उसे उसकी असलियत पूछती है, जिसपे इतेत्सु बताता है कि वो डिटेक्टिव है जो कि 13 साल फ्यूचर से आया है और उसका नाम इतेत्सु गोडाई है। हारू कहती है ओह अच्छा, तो तुम्हारे पास भी एक स्पेशल पावर है। ये सुनकर इतेत्सु थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी हारू अपने मुंह में छुपाई हुई टैबलेट खा लेती है और वो तड़पने लग जाती है। इतेत्सु उस लड़की का मुंह ढक लेता है और हारू की एकदम ब्रूटल डेथ हो जाती है। वो सोचता है कि केस खत्म हो गया, लेकिन इस बार सस्पेक्ट ही मर गया। क्या ये सच्चाई किसी को कभी पता लगेगी भी या नहीं? शिजुका सबसे कहती है कि पुलिस बस कुछ ही देर में आने वाली है, लेकिन हारू ने ऐसा किया क्यों? इतेत्सु उसे वीडियो गेम कंसोल दिखाता है जिसमें सारी रिकॉर्डिंग्स थी और कहता है कि मेरे फिर से वापस अपनी बॉडी में जाने से पहले तुम ये रख लो, जिससे तुम अपने खिलाफ हो रही साजिशों को मिटा दोगी। शिजुका को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो उसे भारी आंखों से थैंक्स बोलती है। इतेत्सु उस लड़की को भी थैंक्स बोलता है, तो वो रिप्लाई देती है जब रूम से तुम चले गए थे तो मैं भी तुम्हारे पीछे आ गई थी। इतेत्सु कहता है कोई बात नहीं, मेरे जाने के बाद रियल हीनो को तुम हाय बोल देना, जिसपे वो कुछ समझ नहीं पाती। और इसके बाद इतेत्सु और हीनो शोटा की बॉडी स्विच हो जाती है। वापस आने के बाद हीनो कहता है कि क्या मैं वापस आ गया? अभी कुछ देर पहले तक मैं एक पुलिस ऑफिसर के अंदर था और हिडाका नाम का आदमी मुझे लगातार घूर रहा था और वो हारू की डेड बॉडी देख के तुरंत वहां से डरकर भाग जाता है। शिजुका उसे देख के सोचती है कि ये एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी बन गया। हीनो का ध्यान फुटबॉल पे जाता है, जिसे देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है और इतेत्सु गोडाई का नाम पढ़कर उसे हिडाका की बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि इतेत्सु बहुत ही रिसोर्सफुल डिटेक्टिव है और वो जरूर तुम्हारी जान बचा के वापस आ जाएगा। इधर इतेत्सु अपनी बॉडी में जागता है और हिडाका के रूम में जाता है, लेकिन वहां उससे कोई नहीं मिलता। उसे हारू की स्पेशल पावर वाली बात याद आती है, जिसका मतलब उसे समझ नहीं आता। वो सोचता है कि क्या हिडाका को हारू के बारे में पहले से ही पता था। वहां टेबल पे उसे हारुका के फादर का एक मिस्टीरियस एनवेलप मिलता है, जो कि उन केसेस से भरा होता है जहां जहां वो ट्रेवल कर चुका होता है। वो वहां से बाहर निकलता है तो उसे हिडाका दिखता है, जो एक हिडन रूम के अंदर जाता है। वहां पहले केस के इजाकी योशिनोबु के आर्टिफैक्ट्स पड़े होते हैं और आगे जहां शिजुका लिखा होना चाहिए वहां अकाय हारू लिखा होता है, जिसका मतलब वो समझ जाता है कि इतेत्सु ने सच का पता लगा लिया। और हिडाका वहां रखी एक सिरिंज उठाता है जिसका वो वेट कर रहा था और केस 2 यही खत्म होता है।